13 जमातें इकट्ठी पार्लियामेंट में बैठी हैं और एक इमरान खान साहब हैं जिनके दुश्मनों में इजाफा ही होता चला जा रहा है। कभी उनको न्यूट्रल से प्रॉब्लम है, कभी हैंडलेस से प्रॉब्लम है, कभी इलेक्शन कमिश्नर से प्रॉब्लम है, अदलिया से उन्होंने अभी एहतरामन गुजारिश की है कि इंसाफ दिया जाए। लेकिन आज उन्होंने एक नया अपना एनिमी बना लिया है, एक नया दुश्मन उन्होंने करार दिया है और वो है जियो और जंग ग्रुप। कल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में उमर फारूक साहब तशरीफ़ लाए और एक तोशा खाना के हवाले से जो बार बार रेफरेंस भी दायर हुआ है, केस भी चल रहा है शाहनवाज रांझा साहब ने जो किया हुआ है, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं। अब 2019 में अगर घड़ी खरीदी थी और ये सब कुछ पता था तो फिर 2019 से ही ये मामला चल रहा है। पहले क्यों नहीं बोले? टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। फिर हमने भी उनसे बात की, कल मैंने उनसे बात की और मैंने भी यही कहा कि आपकी ये टाइमिंग समझ नहीं आ रही, आज आपने ये फैसला क्यों किया बताने का। लेकिन अब इमरान खान साहब बिल्कुल ही इससे उलट है। वो कह रहे हैं मैंने तो सिर्फ इस्लामाबाद में घड़ी बेची है। ये बिल्कुल एक फ्रॉडिया आदमी है। फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा। आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ हैं। आलिया हमजा साहिबा, एक तो ये बता दीजिएगा, तो ये जो घड़ी वो दिखा रहे हैं, क्या ये वही घड़ी है जो इमरान खान साहब को दी गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सना। सबसे पहले आपने कहा कि जंग और जियो हमारी दुश्मनी है। हमारी दुश्मनी उनसे नहीं है, उनकी दुश्मनी हमसे है। क्योंकि मुझे ये लगता है, आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से खान साहब ने इंटरव्यूज दिए इंटरनेशनल मीडिया को और जिस तरह से उन चीज़ों को ट्विस्ट किया गया और बाद में आपने देखा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के उसको भी आना पड़ा, राइटर को भी आना पड़ा। इसी तरह से जो DW की एंकर थी उनको भी क्लैरिफाई करना पड़ा कि जी मुझे जो धमकियां दी जा रही थी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माय इंटरव्यू विद इमरान खान साहब। मैंने हमेशा से इसको बंद रखा हुआ था। और बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एंकर ने भी इस चीज़ को क्लियर किया कि जी मेरे कॉलम के अंदर जो था वो समा और जियो ने, और बाकायदा उसने टैग किया उन लोगों को और टैग करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें गलतियां और ये चीज़ें जो जिससे कहें ना कन्फ्यूजन्स करती हैं, क्रिएट करती हैं। अब आपने जो घड़ी की बात की, ज़रा मैं थोड़ी सी इसकी आपको टाइमलाइन बता दूं जो खान साहब बात कर रहे हैं। और बेसिकली जो शाहजेब खानजादा साहब के कुछ बचकाना सवाल थे, उन्होंने कहा जी उमर फारूक के पास कहाँ से पहुंची। अब आपको मैं बता दूं, तल्लत हुसैन साहब की ट्वीट है, समा के ही नुमाइंदे हैं आजकल। 29 जून को वो एक ट्वीट करते हैं 2022 को, और वो ये कहते हैं कि खान साहब ने जो है ना 10 करोड़ की घड़ी थी, 2 करोड़ के अंदर बेची, जो उसका एस्टीमेट लगा था 2 करोड़ के अंदर खरीदी और 5 करोड़ के अंदर उन्होंने उसको बेच दिया। यानी 10 करोड़ की घड़ी कैबिनेट डिवीजन ने उसका एस्टीमेट लगाया, उसको शॉप थी। और ये उनका ट्वीट है आर्ट ऑफ टाइम की, 22 जनवरी 2019 को हमने वहां पर 5.7 करोड़ में बेच दिया। उसी की रसीद हमने जमा कराई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 30 जून को वही शाहजेब खानजादा प्रोग्राम करता है और वो प्रोग्राम करके वही सारी बातें वहां पर बताते हैं। अब आप मुझे ये बता दें कि जिन लोगों ने झूठ बोलना होता है ना, उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने पहले क्या बोले। उसके बाद यहां पर मैं और बता दूं, एक और कंपनी है स्टाइल आउट वॉचेस, सितंबर 2019 से उनके इंस्टा के ऊपर, उनके फेसबुक के ऊपर, और कल बहुत से लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, वहां के ऊपर ये घड़ी थी जो बाद में वहां से सोल्ड आउट हो गई। अब यहां पर आ जाए जी ये जो तीसरे साहब हैं, ये 15/11/2022 को इसका एक एस्टीमेट लगवाते हैं टाइम जोन से। मतलब क्या प्रोग्राम करने से पहले वो उस घड़ी का एस्टीमेट लगा कर आए थे। ये सारी चीजें कंफ्यूजन्स, क्या ये सारी चीजें उनकी जो स्टोरी बनाई गई है ना, फैब्रिकेटेड स्टोरी, और जो स्क्रिप्ट लाया गया और जिस बंदे को लाया गया, वो सारी चीजें यहीं पर जो है ना इमरान खान साहब की सच्चाई को और इनके झूठ को साफ बता देती हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, वजीर आजम हाउस में आज तक आर्ट ऑफ टाइम को जब ये बेची गई है तो वो रसीद तक मौजूद है। अच्छा, अब ये सवाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, 4-5 हाथों को कोई भी गाड़ी बेच दी जाए, इसी तरह ये घड़ी बिक के उमर फारूक के पास पहुंच गई है। अच्छा, अब बेची किससे थी? आर्ट ऑफ टाइम को बेची थी। रकम का क्या हुआ? रकम का ये हुआ, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड है, कानूनी तौर के ऊपर हमने जो पैसा लिया, यानी 15% था, 20% के ऊपर उस घड़ी की कीमत अदा की। जो पैसे आए उसे इलेक्शन कमीशन में, FBR में, असासों में डिक्लेयर किया। क्या चीज़ गैर कानूनी है? गैर कानूनी क्या था? सर मैं गैर कानूनी की भी यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि मैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठी हूँ ना। गैर कानूनी यहाँ पर यह था
जो मरियम बीबी ने यहाँ से मर्सिडीज ली थी, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं तोशाखाना का रूल क्या कहता है। और ये जो तकरीम हमें सिखा रहे हैं, ये जो हमें कह रहे हैं कि एमबीएस का दिल टूट गया होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने जमाल खशोगी की डीपी लगाई थी जब यहाँ पर एमबीएस साहब का विजिट था। ये वही लोग हैं जिनको तोशाखाना तो पढ़ लेते ना भाई, उसके रूल्स तो पढ़ लेते। गाड़ियों के अलावा आप किसी भी चीज को आपने 1 साल के अंदर, या तो जिसको ये तोहफा मिलता है, मैं बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर दूं कि सना बुच्चा को एमबीएस ने घड़ी तोहफे में दी, या सना बुच्चा ने उसको खरीदे, या साल में 2 दफा ऑक्शन होनी है और उस घड़ी को रखा जाने, कोई भी उसको खरीद सकता है एक एनवेलप भेजकर और उस पर बाकायदा एक ऑक्शन हो जाएगी। उसने बिकना ही था। ये क्यों उस चीज को ट्विस्ट करें जी? खाना काबा था, उसकी तकरीम वो होनी थी, यानी जिस मुल्क के अंदर यहाँ पर रमजान के अंदर हम खजूरें महंगी कर दें, हम यहाँ जखीरा अंदोजी शुरू कर दें, वहां पर ये लोग आकर हमें इसका दर्स दे रहे हैं। अच्छा तो चलें आलिया, अब आपने आपकी बात होगी, अब मैं जरा स्पेसिफिक सवाल करती हूँ। आप ये कह रही हैं कि मैंने कहा आपको मैंने तकरीर करने दी है पूरी, और आपकी रिसर्च में दाद देती हूँ मैं आपको, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त जो मामला चल रहा है वो यही है कि ये घड़ी अब उनके पास है। आप ये कह रही हैं कि उन्होंने टाइम आउट से खरीदी है, ये आप यही कह रही हैं? देखिए मैं कुछ भी नहीं कह रही, 4-5 हाथों को बिकी है घड़ी जहां से है। हमने आर्ट ऑफ टाइम को भेजी है, उसके बाद हमने ये देखा है जो ये सारी चीजें टाइमलाइन बता रही है। सितंबर में तो कोई स्टाइल आउट वॉचेस जो इंटीक वॉचेस देते हैं वहां पर ये पड़ी हुई थी, और उसके बाद इन्होंने खरीदी है, किसी ने भी खरीदी है, मतलब नन ऑफ और बिजनेस। हमारा क्या है, कोई भी खरीदे, XYZ खरीदे, टॉम डिक एंड हैरी खरीदे। बट इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, और जो आकर बातें करें ना, जो जिन लोगों के बारे में मुझे ये बताना है, जरा इनके सादिक और अमीन होने का मैं बता दूं। 4.6 मिलियन डॉलर की घड़ी थी, नवाज शरीफ ने 1 रुपया उसका अदा नहीं किया था। उसके अलावा जरा मैं ये उन बीबी के बता दूं कि जो पब्लिक होल्डर, ऑफिस होल्डर भी नहीं रही हैं, उन्होंने एक अरबी की तरफ से, जो शहजादे की तरफ से एक गाड़ी मिली, वो गाड़ी वो सीधी घर ले गई और उनके असासों में उन्होंने उसको डिक्लेयर किया, लेकिन उसके पैसे अदा नहीं किए। यूएई का तोहफा 2,81,00,000 की BMW 34 लाख में ले गई। ये उनकी जीआईटी रिपोर्ट निकालें, उसके अंदर लिखा है। अच्छा, नवाज शरीफ ने सऊदी शहजादे की आलिया, अब थोड़ा हौसला करें, इशू पे रहते हैं। देखिए ना, वो सादिक और अमीन होने का दावा नहीं कर रहे ना। सादिक और अमीन होने का दावा तो इमरान खान साहब ने किया, और इमरान खान साहब के हवाले से अगर घड़ी की कोई कंफ्यूजन है तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूं। आप ये कह रही हैं कि आप लोगों ने घड़ी बेच दी, आपने उसको उसकी रसीद ले दी, आपने पैसे जमा करा दिए तोशाखाना में। अब आप ये कह रही हैं कि उमर साहब के पास ये घड़ी आपको नहीं पता कैसे आई, उन्होंने किसी और से खरीदी। अब वो जो कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब ने उनको फोन किया, तो शहजाद अकबर साहब क्या ये डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने फोन नहीं किया? क्या फरा गोगी साहिबा उनके पास बिल्कुल नहीं गई? क्या ये मुमकिन है कि फरा गोगी ने खरीदी और फिर आगे बेच दी हो? तो क्या मतलब इसमें मुझे समझा दें, ट्रेल क्या है, या ये पूरी ही कहानी झूठ है? देखिए मेरी एक बात सुने, ये पूरा स्क्रिप्ट है। शहजाद अकबर साहब कल अपनी ट्वीट करके डिनाई कर चुके हैं, और मेरा ये ख्याल है कि फरा साहिबा को आई डोंट नो इस सारी स्टोरी के अंदर क्यों शामिल किया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि ये किस तरह की कहानियां बनाते हैं कि इनकी विद इन आवर्स वो हम कहानियां इनके, मतलब मैं क्या कहूँ, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, कि इनके मुंह पे एज ए तमाचा वापस बाउंस बैक हो जाता है, कि वो सारी चीज़ों का इतना स्ट्रॉन्ग रिबटल आ जाता है। वो चीज़ें बनाई, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप एक ट्वीट कर रहे हैं कुछ दिन पहले, फारूक साहब झूठ बोल रहे हैं, तो आप ये कह रही हैं कि उमर फारूक साहब झूठ बोल रहे हैं और एक स्क्रिप्ट के तहत चल रहे हैं। वो स्क्रिप्ट किसने लिखा है? नहीं आलिया सीधा बताए ना, या वो झूठ बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? हाँ देखे वो तो कंपल्सिव लायर है। उनका फ्रॉड के, उनके नॉर्वे के अंदर पूरी जो अफ्रीका में है उसमें कोविड वैक्सीन के अंदर उनका फ्रॉड चल रहा है। उन्होंने अपनी बीवी तक से फ्रॉड किया, अपनी बेटियां उन्होंने जिस तरह से रखी हुई हैं, मतलब वहां पर। और वो क्या रहे हैं, अदालत में कह रहे हैं जी मैं इतने पैसे अपनी बेटियों की कफालत के लिए नहीं दे सकता, और यहाँ पर वो कह रही हैं कि जी मैंने इतने पैसों की सिर्फ एक घड़ी खरीद ली है। देखिए वो मेरा ये ख्याल है कि
उमर फारूक इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। जिन चीज़ों पर हमारी बात होनी चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर किस तरह से दो लोगों को इक्वेट करने की बात की जाती है। जो वाकई सादिक और अमीन है, उसने कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। कहीं ना कहीं तो मिसअप्रोप्रिएशन है। अब आप आलिया ये अब आप इल्जाम लगाते हैं साहबियों पे कि वो अनप्रोफेशनल है, आप ये कहते हैं कि वो स्क्रिप्टेड है। मेरी बात सुन लें। अब आपने कहा कि आपके खिलाफ स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इमरान, ऐसा क्यों हो रहा है कि इमरान खान साहब के सारे ही दुश्मन हो गए हैं और एक इमरान खान साहब सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं? और देखिए, शाहजेब खानजादा के ऊपर इल्जाम लगाने से मेरा नहीं ख्याल आप पर लगाना चाहिए, लेकिन चले आप कोर्ट में लेके जाना चाहती है, वो आपका और उनका मामला है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि मिस अप्रोप्रिएशन या मिस इंफॉर्मेशन फैलाने वाले इमरान खान साहब खुद हैं। अगर वो एक बात करते हैं, जैसे उन्होंने साइफर के हवाले से बात की, उसके बाद एक यू टर्न लेते हैं, तो अब वो कैसे कहें कि यू टर्न नहीं है? फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी की पूरी क्लैरिफिकेशन आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी या खिताब में दी। तो ये तो आप नहीं कह सकती ना, जो लिखा जा रहा है वो तो हम नहीं कह रहे, लिखा तो वो वही जा रहा है, तो या तो आप उनको सू कर दें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप अपने एनिमीज पॉइंट आउट कर रही हैं, बिल्कुल है, बहुत सारे एनिमीज हैं, लेकिन ऐसा क्या मतलब माहौल बन गया है कि सब जो इदारे हैं, सब जो प्रोफेशनल्स हैं, सब तलत साहब, सब इमरान खान साहब के पीछे पड़ गए? क्या उनका मकसद हो सकता है? अच्छा सना, देखिए मेरी एक बात सुने, सबूत से मैं तो बात कर रही हूँ ना, मैं तो ये कह ही नहीं रही। मैं तो कोई इल्ज़ामात तो मैं तब लगाऊं ना कि एक बंदे ने ट्वीट ना की हो, तलत हुसैन साहब की 29 जून 2022 की ये ट्वीट ना हो कि आर्ट ऑफ टाइम को इमरान खान ने इतने पैसों के अंदर बेची है और उसकी रसीद ना उन्होंने दिखाई हो, और उसी के ऊपर एक दिन बाद शाहजेब खानजादा ने प्रोग्राम ना किया हो। अब वो गलत कह रहे थे या कल वो गलत कह रहे हैं, ये तो उन्हें जवाब देना है। उसके बाद आपने ये कहा जी फाइनेंशियल टाइम्स की, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि उसके बाद हमने जो अपनी रिकॉर्डेड वहां पर जो फाइनेंशियल टाइम का इंटरव्यू था 2 मिनट्स और 51 सेकंड्स का, वो भी हम रिलीज कर चुके हैं, जिसके अंदर कैटेगोरिकली खान साहब ये भी बता रहे हैं कि खान साहब ने कहा क्या है। खान साहब ने यही कहा है कि जी साइफर हकीकत है, डोनाल्ड लू ने जो आपका अंडर सेक्रेटरी है उसने असद मजीद को धमकी लगाई है, और उसके नतीजे के अंदर जो यहाँ पर हमारे बैठे हुए लोग हैं उनकी मदद से रिजीम चेंज हुआ है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब मैं हर किसी से इक्वल टर्म्स चाहता हूं। मुझे ये बताया कि खान साहब ने कब कहा था कि मैं अमेरिका के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन खान साहब बार बार यही कहते थे, चाहे अफगानिस्तान वॉर के ऊपर उनका पहले दिन से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, उनकी कोई तकरीर उठा के बंदूक नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, मुझे लास्ट जो बात करनी है ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बात करना चाहती हूँ सना, देखें अफसोस ये नहीं है, अफसोस ये है कि मुल्की हालात इस वक्त, और जो ये आपको चलाना चाहिए, यहाँ पर आपकी कैबिनेट कमेटी जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर चेंजेस कर रही है। जब जब इन्होंने कोई ऐसी वारदात डालनी होती है ना, तब ये कोई एक ऐसी घिसी पिटी स्टोरी यहाँ पर लेकर आते हैं। बात तो इनसे, सवाल तो इनसे ये होना चाहिए, वो जो कर रही हैं ट्वीट कि बीबी आप किस कैपेसिटी के अंदर BMW लेकर गई थी, जबकि गाड़ियां तो तोशाखाना से ले ही नहीं सकते। आपके वालिद मोहतरम, आपके इत्तेहादी आर्मी एक्ट से हम BMW पे चले जाते हैं। ओके आलिया, दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। चले, दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। आलिया, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आलिया साहब कैटेगोरिकली डिनाई भी कर रही हैं। उमर साहब को पता नहीं किसने दी है, उमर साहब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये उमर साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल ना फरा गोगी साहब इन्वॉल्व और शहजाद अकबर साहब तो वैसे ही बरी जमा हो चुके हैं, वो ट्वीट कर चुके हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब इतना बड़ा झूठ कहाँ गढ़ा गया, क्यों गढ़ा गया, और केसेस अब किस किस के खिलाफ बनाए जाएंगे? इमरान खान साहब आई थिंक लव्स द सुप्रीम कोर्ट एंड ही लव्स गोइंग टू कोर्ट, तो सबके ऊपर केसेस बनेंगे इस मुल्क में। अब हुकूमत कैसे बनेगी अगर केसेस ही बनते रहेंगे? अगर इमरान खान साहब ने सबके खिलाफ केस बना लिए तो हुकूमत में एक्चुअली में मीडिया में कौन होगा उनका फेवरेट, और उनकी काबीना में कौन होगा, उनके अपोजिशन लीडर कौन होंगे, क्योंकि सभी दुश्मन बन गए। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आर्मी एक्ट में चेंजेस और तोशाखाना की हकीकत। हमारे साथ रहिए। वक्त की बात है, और अब वक्त जिस घड़ी पे था और जो तकिया किया जा रहा था कि ये शायद अब एक एविडेंस आ गई है। उमर फारूक साहब का कल इंटरव्यू शाहजेब खानजादा साहब ने किया, फिर मैंने भी किया। उन्होंने इस बात को बहुत फर्मली उन्होंने बताया कि शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया, फारा साहिबा आई, ये सारी ट्रांजैक्शन उनके ऑफिस में हुई, उन्होंने कैश रकम वसूल की। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया,
अब वो हम नहीं जानते। लेकिन इमरान खान साहब ने इस स्टोरी को डिनाई किया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि वो इस चैनल और एंकर के खिलाफ भी केस करने जा रहे हैं। और एक और दुश्मन उन्होंने बना लिया है, और आज उन्होंने पहले 35 पंचर, आपको याद होगा, फिर वो बहुत दिनों तक कहते रहे, फिर कहा ये सियासी बयान है। तो अब ये कितने दिन तक ये चलेगा, और फिर कब इमरान खान साहब कह देंगे ये सियासी बयान है और मैंने सबको साथ लेके चलना है। जैसे अमेरिका को भी उन्होंने कहा आगे बढ़ें जी अब सब चीज़ों से। एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, स्टार रिपोर्टर है आप, यू आस्क द बेस्ट क्वेश्चंस एंड यू नो एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। एक तो आर्मी एक्ट में ये जो चेंजेस ला रहे हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन पहले तोशा खाना के ऊपर, क्योंकि आपने बड़ी इसमें रिपोर्टिंग भी की है एजाज, आपको ये लगता है कि वो कह रही हैं कि हमने बेची टाइम आउट को, और वो उनके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लगी रही, फिर उसकी अगर कोई मजीद ऑक्शन हुई होगी या उन्होंने किसी और तरीके से उस घड़ी को खरीदा है, और फिर ऑफ कोर्स टाइमिंग, आप इसको बाय करेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी आसान और सीधी सी बात है। एक चीज़ वो अवेलेबल है जो जिसने ख़रीदी है उसके पास, और वो हम देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं। और सवाल तो बुनियादी है कि उस शख्स के पास वो कैसे पहुंची। उस शख्स का ये क्लेम है कि मैंने बराह रास्त ये ख़रीदी है, जो सेलर हैं उनकी एक करीबी अजीज़ा से। फ़रा गोगी साहिबा को इमरान खान साहब जो हैं अपनी फैमिली डिक्लेयर करते थे जब वो यहाँ पर इक़्तिदार में थे। तो बनी गाला में जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे हुए हैं कि जिनको आने जाने में किसी किस्म की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, तो उसमें एहसन गुजर साहब और फ़रा गोगी साहिबा का नाम भी उस लिस्ट में मौजूद था। तो फ़रा साहिबा का नाम वो ले रहे हैं, एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सारे मामले की जो तहकीक है वो कहाँ से शुरू होगी, उसकी इब्तिदा कहाँ से होगी? उसकी इब्तिदा होगी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या कैबिनेट का जो रिकॉर्ड है उससे। वो रिकॉर्ड मौजूद है, वो सामने पड़ा हुआ है। फिर उसका जो दूसरा फेज़ क्या है? उसका दूसरा फेज़ है या तो इमरान खान साहब इंटरव्यू दें तफ्तीशकारों को, या फिर फ़रा साहिबा इंटरव्यू दें। तो इमरान खान साहब भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो धरना कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे बुलाती है। FIA ने कराची में बुलाया, FIA ने लाहौर में बुलाया, वो नहीं आ रहे, वो तो किसी की सुन नहीं रहे। नैब भी उनको बुला रही है, वो उनकी भी सुन नहीं रहे। उनकी कैबिनेट को बुला रही है नैब, वो भी नहीं सुन रहे। तो फ़रा साहिबा वो बाहर है, उनके जो हस्बैंड है वो आके यहाँ पर मीडिया के सामने आते हैं। तो अगर इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं तो ही शुड कम फॉरवर्ड, तो जो तहकीक है, तफ्तीश है, उसमें शामिल हो जाएं और कहें कि जी बिल्कुल मेरे हाथ बिल्कुल क्लियर हैं और मैंने ये पैसे फलां जगह से लिए थे और फलां जगह पे पेमेंट। इसीलिए तो वो कोर्ट जा रहे हैं ना एजाज, इसीलिए तो वो कोर्ट जा रहे हैं ना। वो लंदन में भी केस करेंगे, दुबई में भी केस करेंगे। वो तो क्लियर है इस मामले में, वो वहां पे जाके बताएंगे। आपको क्यों बताएंगे? वो हमें इंटरव्यू में क्यों बताएंगे? वो जा रहे हैं ना, कोर्ट्स जाएंगे, लंदन में केस करेंगे, दुबई में केस करेंगे, शाहजेब खानजादा के खिलाफ केस करेंगे, जियो के खिलाफ केस करेंगे। अब आज एक नया एनिमी उन्होंने बना लिया, तलत हुसैन के हवाले से भी बातें हो रही हैं। अब मुझे समझ से बाहर है कि ये चले, आप तो कह रहे क्लैरिफाई नहीं करता है। दूसरी बात आप कर रहे थे जी सर। मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं है इमरान खान साहब। मैं उस दुकान पे भी इस्लामाबाद में गया हूँ जहाँ पर उसकी भी एक रसीद बनी हुई है, जहाँ से प्रोबेबली गालिबन वहाँ से असेसमेंट की गई है कि उसकी मालियत कितनी है। 5 करोड़ 10 लाख रुपए की असेसमेंट की एक रसीद है जिसको अभी वो वेरीफाई नहीं हुई। इस्लामाबाद में वो दुकान, मैं उस दुकान पर भी गया हूँ, उसका मालिक छोड़ के जा चुका है और वो बेच चुका है अपना काम। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब को जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था साकिब निसार साहब की अदालत में, उसमें एक बैंक अकाउंट लगा हुआ था। वो जो बैंक अकाउंट था वो बंद हो चुका हुआ था। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है खान साहब का। अगर बिल्कुल वो अदालत में जाने का उनका बिल्कुल राइट है और उनको जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो बाकी इदारे हैं उनकी भी कोई कानूनी हैसियत है। लेकिन अदालतों को ये भी देखना मेरे ख्याल में होगा कि ये जो फैसिलिटी है वो बाकी लोगों को, बाकी मुल्ज़मान को भी मिलती रही है। अगर मिलती रही है तो खान साहब को और उनके साथियों को भी मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिली तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इक्वल होना चाहिए। क्या थोड़ा सा न्यूट्रल फ्लेवर
फ्लेवर ऐड करते हैं। शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन। वकास अकरम साहब, ऑफ कोर्स यू आर नॉट न्यू टू पॉलिटिक्स, लेकिन आपने तो मेरे ख्याल है अब सियासी पार्टी से तो आप वाबस्तगी नहीं रखते, और जो सियासत इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, घड़ी बेची जा रही है, मतलब तोहफे बेचे जा रहे हैं, कोर्ट्स में सब काम हो रहे हैं, तैनाती एक पब्लिक मसला बन गया है, पब्लिक उसको डिस्कस कर रही है। आपने ये पाकिस्तान पहले देखा था, या आप अब शुक्र ही करते होंगे आप सियासत में नहीं है? पिछले 4-6 महीने के जो इवेंट्स जो है वो न देखने में आए न सुनने में आए, वरना लोग बताया करते थे कि तारीख में इस तरह हुआ, मगर पिछले 4-6 दिन में जो कुछ हुआ तारीख में भी पहले नहीं हुआ। और ये बदकिस्मती है इस कौम की कि मुल्क जो है वो बिल्कुल मुआशी तौर पे डिफॉल्ट ऑलमोस्ट कर गया है, करने वाला है। ये एक जैसी चीजें हैं, और जिन्होंने इस मुल्क को इस मुसीबत से निकालना है वो चाहे कोई भी सियासी पार्टी है, चाहे तहरीक इंसाफ है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं, और उस एजेंडे के मुताबिक हर कोई समझता है कि शायद वो इसी स्टाइल से इस मुल्क को इस मुसीबत से निकाल सकता है। मगर अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि जो रिवायत और रीत चल निकली है और जिस जगह पे हम पहुंच गए, ये तो इस मुल्क को वो डूबने में अगर वो कसर रह गई थी तो वो भी पूरी हो जाएगी। मेरे देखने में ये जो सारा सिलसिला है अल्टीमेटली ये किसी बड़े तमाशे की तरफ लीड करेगा, और ये कोई ना समझे कि कोई पार्टी भी ना समझे। देखें ना, आप नून लीग को देखें कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ने उनको कहाँ पहुंचा दिया है। आप देखें खान साहब को, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ने उनको कहाँ। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सारों के पास है, मगर पता नहीं पाकिस्तान बचाने की या पाकिस्तान की मईशत बचाने की स्ट्रैटेजी जो है वो किसी के पास नहीं है। क्योंकि जब ये गवर्नमेंट में आके बैठ जाते हैं तो उस वक्त ये सारे कहते हैं कि पिछलों ने हमारा सत्यानाश कर दिया। अब इस मुल्क को निकालना उस मसले में से कैसे है, वो एक मुझे तो अल्लाह ताला रहम ही करे। देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ये हालात तो इनको किसी और तरफ भी ले जा सकते हैं। बड़ा तमाशा आपने कहा अकरम साहब, बड़ा तमाशे की तरफ जा रहे हैं। बड़ा तमाशा आपके नजदीक क्या है सर? देखिए, अगर हर कोई इसी रफ्तार पे चलता रहा ना जी, मसलन खान साहब इस रफ्तार पे चलते रहे जिस तरह वो एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, दूसरी तरफ नून लीग वाले इसी रफ्तार से चलते रहे कि उनसे मुआशी मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे, और अल्टीमेटली सड़कों पे आके अगर ये एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। मैंने एक शर्त रखी है कि अगर इसी रफ्तार पे, क्योंकि इस मुल्क में पता को नहीं ना, शाम की टोन और होती है और सुबह टोन और हो जाती है, तो अगर ये इसी रफ्तार पे चलते रहे तो ये तो माशाल्लाह की तरफ लेके चले जाएंगे मुल्क को। और ये इन आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइएगा को जी, ये भूखा मुल्क है तो इस पे ऐसे नहीं है, मुल्क डिफॉल्ट के दायने पे खड़ा है बिल्कुल। मतलब आप देख लीजिए, ये तो बहुत ऐसे तो नहीं होगा ना। हाँ, मुझे आप ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ के बाद जब मार्शल्लाह लगा था तो मुल्क कौन सा कोई सोना उगल रहा था? उससे पहले जब मार्शल्लाह लगता रहा है मुल्क कौन सा कोई सोना या हीरे उगल रहा था? ये हमेशा ऐसे डिफॉल्ट और ऐसे ही क्राइसिस में आके मार्शल्लाह लगता होता है। अच्छा अकरम साहब, बेयर विद मी एक मिनट, मैं आई वांट टू क्विकली गो टू एजाज साहब, क्योंकि अब एक मामला जाहिर है तैनाती का है आपकी। हम और यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते रहते हैं, आपने कहा फैसला भी हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है, व्हाट इज द न्यू डेवलपमेंट? अब ये आर्मी एक्ट में जो चेंजेस की बात हो रही है, ये क्यों हो रही है, और क्या वाकई ये आईनी तरीके से जो होना है ये अभी भी आईनी तरीका इख्तियार होगा? सना, मेरे ख्याल में आइनी तरीके से अलावा तो कोई रास्ता है नहीं है, और कोई इस सारे माहौल में कोई आइनी तरीके से बाहर का रास्ता अख्तियार नहीं करेगा, ना इसकी कोई इजाज़त देगा। बहुत सारे पुश एंड पुल हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, उस पर इमरान खान साहब चाहते हैं कि उस डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस करें, और बहुत सारे लोगों को ख़तरा है इस बात का कि किसी किस्म का कोई तसादम ना हो जाए। बाज़ लोग ख़तरा समझते हैं कि इमरान खान साहब कोई तसादम का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मालूमात आ रही हैं कि शायद इमरान खान साहब को भी इतला हो गई हुई है, और शायद वो जितना तसादम मैं और आप समझ रहे हैं शायद वो तसादम ना हो, शायद स्मूथली ये काम हो जाए। यानी कि आप हम सारे आर्मी चीफ सारे ही ज़ाहिर है मुहिब वतन भी हैं, सारे प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि एक उनकी चाहत है और एक उनकी चाहत है और एक और भी चाहत है। तो इवेंचुअली जो 3 या 4 नाम आते हैं ये तकल्लुफ़ नहीं आते हैं ना, फिर तो एक नाम पे वहीं से एक नाम डिसाइड हो जाता है। तो फिर आईनी तरीका इतना ही है जितना अदम एतमाद आईनी था सर।
नहीं सना, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की तैनाती ये वो मामला होता है जिस पे प्राइम मिनिस्टर, ये वो वाहिद मामला होता है जिस पे प्राइम मिनिस्टर असर्ट करता है। हमने हिस्ट्री में भी देखा, आप जनरल कमर जावेद बाजवा की अपॉइंटमेंट को अगर देख लें तो किस तरह हुई थी, किस तरह नवाज शरीफ साहब ने असर्ट किया था। कमर जावेद बाजवा साहब पहले दूसरे नंबर पे नहीं थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने असर्ट किया। फिर अब उससे पीछे चले जाएं, रहल शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट कैसे हुई थी। जनरल क्यानी चाहते थे जनरल राशिद वो आर्मी चीफ हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने असर्ट किया था। अब उसी प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, और उनके पास इस बात का इख्तियार है। मुशावरत वो सबसे करते हैं, उसमें मुशावरत के दायरा कार में पिंडी भी है, इस्लामाबाद भी है, लाड़काना भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन असर्ट जो फैसला करना है वो प्राइम मिनिस्टर ने कर रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा फैसला करेंगे जिसको कोई पसंद ना करे या ना करे। जिस वक्त जब अनाउंसमेंट हो जाती है तो पाकिस्तान की तारीख ये भी है, मिलिट्री हिस्ट्री की भी तारीख ये है कि जब एक कमांडर अनाउंस हो जाता है और वो उसके लोगों को पता लग जाता है कि वो कमांडर है, तो फिर सारे लोग सलाम करने जाते हैं कि जनाब आप बन गए, हम तो आपके लिए दुआगू थे। तो फिर लाइनें लंबी लग जाती हैं सलाम करने वालों की। ये भी एक अनफॉर्चुनेटली एक है, हकीकत है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी है हकीकत है। तो दो जनरल्स हैं बेसिकली, अब जो टाकरा है वो दो जनरल्स का है, या क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अब चॉइस दो जनरल्स के बीच में है? नहीं देखिए, टाकरा तो हम यूं कर रहे हैं ना कि जिस तरह दो पहलवानों की लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में एक लिस्ट है जिसमें फैसला जो करना है वो एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने करना है, और उसी ने वो फैसला करना है। उसकी फैसला साजी के ऊपर क्या सोचे, हुक्मरानी करती हैं, क्या इन्फ्लुएंस करती हैं, ये एक अलग इशू है, लेकिन फैसला वही करेगा। और उसी के दस्तखत से कानून भी यही कहता है, और आइन ने प्राइम मिनिस्टर को ही एम्पावर किया हुआ है इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करने का, तो फैसला वही करेंगे। नीचे आप जो टाकरा टुकड़ा की बात करिए, मेरा नहीं ख्याल के इस तरह से बात है। उससे पहले, अपॉइंटमेंट से पहले हर बंदा कोशिश करता है कि मैं लग जाऊं, आप लग जाए, मेरा दोस्त लग जाए, मेरा भाई लग जाए, मेरा जानने वाला लग जाए। वो इस तरह की चीजें होती हैं। टाकरा वो गलत इस्तेमाल किया। मेरे कहने का मकसद है कि अभी जो रेस है वो दो जो हैं वो लोग आगे हैं। मैं ये कहना चाह रही थी, मैं टाकरा का लफ्ज गलत इस्तेमाल लिया। चलें, आई एम जस्ट गोइंग टू गो टू आईनी तरीके से चीफ आता है, लेकिन आइन को हमेशा आपने देखा है 4 मार्शल लॉ इस मुल्क में लग चुकी हैं, जिसका अब आप भी इंदिया दे रहे हैं और डरा भी रहे हैं आप हमें। विल ही मेक द राइट चॉइस? विल ही मेक द चॉइस दैट नवाज शरीफ वांट्स हिम टू मेक, और विल ही मेक द चॉइस दैट द गोइंग अवे चीफ इज गोइंग टू प्रोबेबली, जिसके ऊपर कहेंगे थोड़ा जोर देंगे, वो किसकी मानेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है सना कि चॉइस कोई भी हो, ये किसी को भी लेके आ जाए, ये इन्हें अपने ज़हन में रखना चाहिए कि कोई भी चीफ जो है, वंस ही बिकम्स द चीफ, वो अब इन मुल्की हालात में किसी पार्टी का बैगेज नहीं उठाएगा। कोई ये न समझे कि चीफ अगर वो लगाएंगे और उसमें उनकी को पसंद शामिल होगी, जो कोई भी चीफ उस गवर्नमेंट की को पॉलिसी को टो करेगा या उनको दोबारा इलेक्ट करने में हेल्प करेगा, ये नहीं होगा। ये तारीखी तौर पे भी ऐसे ही है। जिसने चीफ लगाया है और को बहुत ज्यादा शौक और जोर से लगाया है, हमेशा फिर उसके साथ, उस हुकूमत के साथ और उस लगाने वाले के साथ क्या हुआ है, ये एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, पाकिस्तान की तारीख में 3 दफा हमारे सामने है। मैं ये समझता हूँ कि आइन तो इजाजत देता है, और इसमें आपने पूछा कि क्या मियां नवाज शरीफ की चॉइस होगी या वो, देखें इस वक्त तो जो पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहे अपने भाई से मशवरा करे, चाहे अपने बेटे से मशवरा करे, वो ही जो है फाइनल उसमें से रखते हैं। क्योंकि आउटगोइंग चीफ को जिस तरीके से पीटीआई ने कंट्रोवर्शियल किया है, उसके बाद एज सच जो बाजार जो खबरें आ रही हैं, मैं उसमें नहीं आता कि वो जो अंदर भी कोई अगर कोई डिवीजन है तो उसमें इस पार्टी के लिए जो इस वक्त बैठी है, शायद उनकी राय इतनी मोहतरम ना हो। बहरहाल जो एक प्रैक्टिस है कि वो 3-4 नाम जाएंगे, उन नामों के अंदर ही ये उससे ये ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि लॉजिकल भी इनके लिए यही होगा, और शायद ऐसा ही हो। ठीक है, अच्छा ठीक है। मोस्ट सीनियर को जी क्या होगा? मोस्ट सीनियर को लगा दिया जाए
इसलिए कि मोस्ट सीनियर को लगाने का एक फायदा तो उनको ये होगा कि वो जो बाकी दौड़ में अगर कोई लोग थे तो वो उस हवाले से किसी एक तरफ नहीं जाएगा, अपराइट तरीके से मामले को लेके चलेंगे। और फिर उनको ये भी होगा कि वो किसी भी हवाले से इमरान खान की तरफ जो है वो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो उनकी चॉइस शायद ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये मामला इस तरफ चला जाएगा, मगर कोई पार्टी तवक्को न रखे। एक बात मैं जाते जाते कहता चलूं, अच्छा, वो ये है, सॉरी, वो ये है कि इलेक्शन टाइम से पहले होंगे। ये आज आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। टाइम से पहले कितना टाइम से पहले सर? मतलब जो आप क्या समझते हैं, इस साल होंगे, अगले साल होंगे, अर्ली नेक्स्ट ईयर, कोई टाइम फ्रेम नहीं, ये आप देख लें कि 4 जो टर्म खत्म होने से 4-5 महीने पहले हो सकता है। ठीक है जी, अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, एजाज सैयद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अकरम साहब समझते हैं कि इलेक्शंस वक्त से पहले होंगे और एजाज सैयद साहब ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आईनी तरीके से नए चीफ की तकर्री मुमकिन है और यही होगा। यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। एक मुअम्मा बना हुआ है, अर्ली इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, इमरान खान साहब कितने दूर तक आएंगे, क्या वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वाया पिंडी क्यों आ रहे हैं। आजकल उनकी टोन सॉफ्ट भी हो रही है, उनके जो हवारी हैं उनकी भी टोन सॉफ्ट हो रही है। होने क्या जा रहा है, आर्मी चीफ की तैनाती तो एक मसला बना हुआ था, इसको मुतनाज़ बनाने की पूरी कोशिश की गई है। अब एक घड़ी का मुअम्मा शुरू हो गया है कि वो जो सऊदी प्रिंस ने इनको घड़ी दी थी इमरान खान साहब को, तोशाखाना से जो निकाली गई, वो उमर फारूक साहब के पास कैसे पहुंची। और इनको कहा जा रहा है कि ये फ्रॉड हैं और ये एक और दुश्मन एक मीडिया चैनल के लिए इमरान खान साहब ने अपने महाज खोल दिया है। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।